हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसी चल रही है पढ़ाई। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं IIT JEE 2008 का पेपर 1 और ये लास्ट पार्ट होने वाला है। इसमें हम लोग जितने भी सारे के सारे क्वेश्चन बचे हुए वो सब सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज रहेगा क्योंकि आज इंडिपेंडेंस डे है, लेकिन इंडिपेंडेंस डे हो या कुछ भी हो, हमारी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए और हम पढ़ते रहेंगे, मचाते रहेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ नंबर 1 से। पैराग्राफ नंबर 1 में हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पैराग्राफ है। सारे के सारे पैराग्राफ बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत कुछ सिखा के जाएंगे तुम्हें। चलो देखो, बोला गया एक सर्कल C ऑफ रेडियस 1 इज इंस्क्राइब्ड इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मतलब हर चीज़ सिमेट्रिक होने वाला है। मैं इधर साइड में एक बार बना के दिखा देता हूँ। एक मस्त इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, उसके अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब्ड होगा। कितना प्यारा है ये। और उस सर्कल का रेडियस भी 1 होगा और ये सारे 90 डिग्री होंगे, हमें पता है, सब 1 1 1। ये है PQR। द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ C विद द साइड PQ को D बोला, PQ को D बोला, QR को E बोला है एंड PR को F बोला है। नाइस। द लाइन PQ इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। PQ का इक्वेशन गिवन है। PQ का इक्वेशन है √3x प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड पॉइंट D का कोऑर्डिनेट भी गिवन है। कोऑर्डिनेट ऑफ D इज दिस। फर्दर इट इज गिवन दैट द ओरिजिन एंड द सेंटर C आर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन PQ। मतलब ये जो लाइन है अपना, इसके सेम साइड, इसी साइड में ओरिजिन भी और सेंटर भी है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है। बोल रहा है द इक्वेशन ऑफ द सर्कल C इज, इक्वेशन ऑफ द सर्कल C इज। नेक्स्ट पूछा गया पॉइंट्स E एंड F हमें बताना होगा एंड उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा है इक्वेशन ऑफ द साइड QR एंड RP बताना होगा। एक एक करके सोचते हैं। सबसे पहले सर्कल का इक्वेशन चाहिए हमें। सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक उसका सेंटर होता है, एक उसका रेडियस होता है। क्या रेडियस गिवन है, बोलेंगे हाँ, वो तो क्वेश्चन में ही दे दिया, रेडियस इज इक्वल टू 1। अगर हमें पता चल जाए कि भाई सर्कल का सेंटर क्या है तो हम उसका इक्वेशन बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। लेट्स से मैं कुछ देर के लिए बोल रहा हूँ सेंटर इज अल्फा कॉमा बीटा। हमें नहीं मालूम है ना सेंटर, तो सेंटर लेट्स से अल्फा कॉमा बीटा है, या x0 कॉमा y0 ले लेते हैं। कुछ भी ले लो, अल्फा बीटा अगर देखने में अच्छा नहीं लगता है तो x0 कॉमा y0। लेट्स से इसको C बोल दिया। ये रेडियस 1 है, यहाँ D मुझे मालूम है। अब इसको मल्टीपल तरीके से सोचा जा सकता है। सोचो, ये वाली लाइन हमें पता है, ये वाली लाइन हमें पता है। ओके, इस पॉइंट का मैं अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर इस लाइन पे निकालूंगा तो एग्जैक्टली इसके बराबर आएगा, है कि नहीं। ये जो सेंटर है इसका अगर मैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर इस लाइन पे निकालूंगा तो एग्जैक्टली इसके बराबर आएगा। क्या उससे मुझे x0 एंड y0 की वैल्यू आ जाएगी। फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला सबको मालूम होना चाहिए, x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू माइनस ऑफ a x1 प्लस b y1 प्लस c डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, पक्का आ जाएगा। फिर भी मैं ये यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैंने बस बता दिया, इससे तो आ ही जाएगा। ओके, और क्या तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका ये है कि हमें देखना पड़ेगा कि भाई ये जो डिस्टेंस है 1 है, मुझे इस लाइन का स्लोप मालूम है। स्लोप ऑफ दिस लाइन MPQ, स्लोप ऑफ PQ इज माइनस √3, राइट। इस लाइन का स्लोप कितना है, माइनस √3। अच्छा, अगर स्लोप ऑफ PQ मालूम है तो क्या मुझे स्लोप ऑफ DC मालूम है। स्लोप ऑफ DC मैं बोलूँगा स्लोप ऑफ DC कितना आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 1/√3। स्लोप ऑफ DC का मतलब tan थीटा ऑफ DC, tan थीटा ऑफ DC 1/√3 है, तो थीटा इज इक्वल टू π/6 रहा होगा। अच्छा, इसका मतलब अगर मैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिखना चाहूँ x0 से, तो मैं बोलूँगा D वाला जो पॉइंट होगा वो ऊपर जा रहा है ना, तो x0 प्लस r cos थीटा, r की वैल्यू 1 है तो cos थीटा दैट इज cos π/6 प्लस कॉमा y0 प्लस r sin थीटा दैट इज sin π/6। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट सबको मालूम है ना, कि अगर मेरे पास एक पॉइंट है, इस लाइन का स्लोप मालूम है मुझे tan थीटा, तो उससे थीटा मैं निकाल लूँगा। अगर ये पॉइंट x0 y0 है, r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट लिखना है तो x0 प्लस r cos थीटा, y0 प्लस r sin थीटा, एंड अगर पीछे जाना है तो x0 माइनस r cos थीटा, y0 माइनस r sin थीटा। ओके,
सो हमने ये वाला पॉइंट लिखा। सो वी कैन सी एक्स नॉट की वैल्यू मुझे नहीं मालूम है, cos π/6 की वैल्यू मुझे मालूम है √3/2। ये आना चाहिए डी का कोऑर्डिनेट इज 3√3/2। सो एक्स नॉट की वैल्यू आ गई 2√3/2 विच इज √3। सिमिलरली वाई नॉट प्लस साइन π/6 1/2 होता है, उसकी वैल्यू आनी चाहिए 3/2। सो यहाँ से वाई नॉट की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। इसका मतलब सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना हो गया √3, 1। हेंस इक्वेशन ऑफ सर्कल कितना होना चाहिए, तुम बोलोगे x माइनस √3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1²। डी वाला ऑप्शन एकदम राइट है। पहला वाला क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो गया, डी वाला ऑप्शन एकदम राइट है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट पार्ट में बोला है पॉइंट्स ई एंड एफ आर गिवन बाय। पॉइंट्स ई एंड एफ आर गिवन बाय। ई और एफ कैसे निकालोगे सोच लो। मुझे क्या क्या मालूम है, ये सब मैं हटा दे रहा हूँ अभी थोड़ी देर के लिए। अब मुझे ये वाला एक्स नॉट वाई नॉट मालूम है ना, एक्स नॉट वाई नॉट का कोऑर्डिनेट मालूम है मुझे, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट मालूम है मुझे √3, 1। ओके, सो नाउ वी कैन सी कि भैया ऐसे सोचो, ई और एफ मुझे निकालना है तो इसका मल्टीपल वे हो सकता है। मैं अगर इस लाइन से इंक्लाइंड दो लाइन का स्लोप निकालूं तो या तो ये आएगा या तो ये आएगा, एंड ये जो एंगल है पक्का 60 डिग्री है, दोनों लाइन के बीच का एंगल 60 डिग्री है। सो फ्रॉम हियर आई कैन सी लेट स्लोप ऑफ क्यू आर एंड पी आर कोई तो एम है, तो फ्रॉम देयर वी कैन से कि tan थीटा विच इज एंगल बिटवीन द लाइन tan 60 डिग्री विल बी इक्वल टू m2 माइनस m1 माइनस माइनस प्लस √3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2, लेकिन यहाँ माइनस √3 है तो माइनस √3m। इसका मॉड tan 60 डिग्री तो √3 होता है, तो यहाँ से मुझे m की दो वैल्यू मिलेगी। एक बार हम बोलेंगे m प्लस √3 इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस √3m आएगा। डायरेक्टली ओपन किया पॉजिटिव से, सो m प्लस √3 विल बी इक्वल टू √3 माइनस 3m। सो यहाँ से 4m की वैल्यू 0 आ गई, दिस इम्प्लाइज m की वैल्यू 0 आ गई। एक स्लोप हो जाएगा 0। दूसरी बार माइनस साइन के साथ लेंगे तो m प्लस √3 इज इक्वल टू माइनस √3 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस √3m। सो m प्लस √3 इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस √3 माइनस माइनस प्लस 3m। सो m उधर गया तो 2m की वैल्यू आ गई 2√3। दिस इम्प्लाइज m की वैल्यू आ जाएगी √3। एंड मुझे क्लियरली पता था 2m की वैल्यू आएगी, क्योंकि इस लाइन से, ब्लैक वाले लाइन से दो लाइन्स इंक्लाइंड है 60 डिग्री पे, तो एक इसका स्लोप आया होगा, एक इसका स्लोप आया होगा। कुछ देर के लिए इसका स्लोप ही 0 मान लेते हैं, इसका स्लोप √3 मान लेते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो इसका स्लोप 0, इसका स्लोप √3 माना। तो अब सोचो, फ्रॉम दिस पॉइंट हम नीचे जा रहे होंगे और ये वाला x एक्सिस के पैरेलल लाइन है, तो ये वाला y एक्सिस के पैरेलल लाइन होगा। y एक्सिस के पैरेलल लाइन होगा तो tan थीटा इन्फिनिटी आएगा, थीटा π/2 आएगा। सो फ्रॉम देयर वी कैन अगेन राइट x नॉट y नॉट हमें पता है, तो वहाँ से पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट e का लिखा जा सकता है 1 यूनिट डिस्टेंस पे। सो डेट विल बी इक्वल टू x नॉट माइनस r cos थीटा डेट इज cos π/2 कॉमा y नॉट माइनस r sin थीटा डेट इज sin π/2। तो ये आ गया √3 क्योंकि cos π/2 0 है, और ये आ गया 1 माइनस 1 0। तो एक कोऑर्डिनेट आ गया √3, 0 या तो ऑप्शन नंबर ए या तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी कट गया। सिमिलरली अगर f का कोऑर्डिनेट निकालना है तो मैं ऊपर जा रहा हूँ, तो उसका कोऑर्डिनेट लिखना बहुत आसान है। अगर मेरे पास इस लाइन का स्लोप है m इज इक्वल टू √3, तो ये जो CF वाला लाइन है MCF, इसका स्लोप आ जाएगा -1/√3 क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन्स है। सो tan थीटा आ गया हमारा -1/√3। इसको ऐसे सोच लो, थीटा 1/√3 2। तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, √3/2 आएगी विथ नेगेटिव साइन, लेकिन साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 1/2 आएगी विथ पॉजिटिव साइन, क्योंकि tan थीटा नेगेटिव है तो सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल चल रहा है। ओके, सो अगर मैं यहाँ से अब लिखूँ f का कोऑर्डिनेट, तो x नॉट
प्लस आर कॉस थीटा, सो -√3/2 cos r is 1, so this is cos theta is -√3/2, so ultimately आंसर कितना है √3/2 x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट आएगा y0 प्लस r sin थीटा विच इज 1/2, दिस इज 3/2, सो कोऑर्डिनेट आना चाहिए √3/2, 3/2, √3/2, 3/2। ऑप्शन नंबर ए एकदम 100% राइट हो गया। सो पॉइंट ई एंड एफ भी कैलकुलेट हो चुका है। सिंस पॉइंट ई एंड एफ आ चुका है एंड हमें उन दोनों का स्लोप भी मालूम है, तो इनका तो इक्वेशन ही निकल जाएगा। एक का इक्वेशन सोचो, ई वाला पॉइंट हमारे पास आ चुका है, ई वाला पॉइंट अगर आ चुका है m इज इक्वल टू 0 के साथ, तो ई वाला पॉइंट कितना आया है √3, 0, सो इसका इक्वेशन कितना होगा, y इज इक्वल टू 0 होगा, है ना, y इज इक्वल टू 0 होगा क्योंकि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो एक तो इक्वेशन आने वाला है y इज इक्वल टू 0, ये दोनों ऐसे ही कट गया, या तो ऑप्शन बी होगा या तो ऑप्शन डी होगा। अब नेक्स्ट इक्वेशन निकालना है, तो इसका स्लोप मुझे मालूम है √3 एंड पासिंग थ्रू √3/2, 3/2, इक्वेशन लिख देंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाई x माइनस √3/2, 2 LCM ले लिया है, 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, 2y माइनस 3 इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाइड बाई 2x माइनस √3, सो यहाँ से 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 2√3x माइनस 3, -3 कट जाएगा, सो एंड 2 कट जाएगा, सो y इज इक्वल टू √3x इक्वेशन आने वाला है, y इज इक्वल टू √3x, y इज इक्वल टू √3x, ऑप्शन नंबर डी। सो यहाँ पे हमने पैराग्राफ 1 सॉल्व कर लिया। ये प्योर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का था, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का हमने बहुत ही अच्छे ढंग से यूज किया, जिसे भी पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट नहीं आता था वो बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को सीख चुके होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। फिर से हमारे पास एक पैराग्राफ है एंड ये कैलकुलस बेस्ड है। कैलकुलस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, हमें ऑलरेडी मालूम होता है। इस क्वेश्चन को देखो, कंसिडर द फंक्शन डिफाइंड इम्प्लिसिटली बाय द इक्वेशन। एक इक्वेशन गिवन है ऑन वेरियस इंटरवल, अगर मैं -∞ टू -2 या फिर 2 से इन्फिनिटी जाता हूँ तो उस फंक्शन को मैं y इज इक्वल टू fx बोलूँगा, एंड अगर मैं -2 से 2 के बीच में रहता हूँ तो इस फंक्शन को मैं gx बोलूँगा। साथ में मुझे एक कंडीशन और पता है कि g ऑफ 0 0 है। अब क्वेश्चन पहला वाला पूछा गया है कि f ऑफ -10√2, सबसे पहले ये कौन से इंटरवल में है, हम बोलेंगे फर्स्ट वाले इंटरवल में। सो y इज इक्वल टू fx की बात हो रही है, फंक्शन हमेशा यही है। तो x की वैल्यू -10√2 डाली तो y की वैल्यू कितनी आई 2√2। तो इस वाला पॉइंट, ये जो भी पॉइंट होगा लेट से p, इस पॉइंट पे f'(x) की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो f'' यहाँ से निकाल लेंगे। y³ का डिफ्रेंसिएशन 3y² इंटू y' -3 इंटू y' प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से अगर मैं x तो बचा नहीं, 2√2y डाल दूँ तो ये आ जाएगा 24y' -3y' प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज y' की वैल्यू आ जाएगी -1/21। y' की वैल्यू इस पॉइंट पे आ गई -1/21। इसको एक और बार डिफ्रेंशिएट करता हूँ मैं। सो 3y² इंटू y" प्लस 3 दूना 6 इंटू y' का स्क्वायर, क्योंकि एक y' पहले से था, एक y' और आएगा, -3 इंटू y" प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन 0। अब मुझे ये कैलकुलेट करना है, तो y की वैल्यू में क्या डालूंगा 2√2, तो 2√2 का स्क्वायर 8 3 जा 24 y" प्लस 6 इंटू y के जगह डालूंगा 2√2, तो 6 इंटू 2 12√2 इंटू -1/21 का स्क्वायर -3 इंटू y" इज इक्वल टू 0। मुझे y" की वैल्यू चाहिए, तो दिस इज 21 y", दिस इज इक्वल टू है ना -12√2 डिवाइड बाई 21 का स्क्वायर। सो फ्रॉम हियर y" की वैल्यू आ जाएगी -12√2 डिवाइडेड बाई 21 इंटू 21 इंटू 21। ये आंसर आना चाहिए, लेकिन वहाँ पे 7 4 ये सब में गिवन है, तो ऑब्वियस सी बात है इसको थोड़ा बहुत कैंसिल आउट करना पड़ेगा। 3 7 जा 21 3 4 जा, सो ऊपर से आ गया -4√2
ऊपर आ गया है -4√2, नीचे कितना आएगा, ये भी 7 × 3 लिखा हुआ है, ये भी 7 × 3 लिखा हुआ है, तो 7³ × 3 स्क्वायर आएगा, 7³ × 3 स्क्वायर। बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था। सेकंड क्वेश्चन में मूव करते हैं एंड इसको मैं हटाना चाहूँगा क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इसका यूज हो चुका है। सो इसको एक बार मैं खाली कर देता हूँ। एंड ये वाला क्वेश्चन जो बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है देखने में, तो अब हमें समझ में आना चाहिए क्या लिखा हुआ है एग्जैक्टली और हमारे पास इक्वेशन क्या था एग्जैक्टली। y³ - 3y + x, y³ - 3y + x = 0। y को fx समझो, fx का होल क्यूब, y को fx मानो, मतलब y = fx है। ठीक है, क्योंकि जो इंटरवल है वो इंटरवल है -∞ to -2, उसी में a और b है एंड b इज ग्रेटर देन a, मतलब इस टाइप का कुछ सीन है। a इधर है, b इधर है, कुछ भी फंक्शन रहेगा तो ये एरिया निकालना है मुझे, विच इज अगेन सेम एज y dx इंटीग्रेशन a to b। ये आंसर आना चाहिए, है ना, y dx इंटीग्रेशन a to b, यही आंसर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आंसर कुछ रैंडम कुछ भी गिवन है। देखो सबसे पहली बात तो ये सोचो, b × f(b), a × f(a), मतलब यहाँ पे x × fx कुछ आया होगा, उस पर लिमिट लगा होगा a से b, तभी तो ये b × f(b) - a × f(a) बना होगा। ठीक है, तो x × fx एंड सारे आंसर्स में एक और चीज़ देखो, 3 × fx का स्क्वायर -1, 3 × fx का स्क्वायर -1, 3 × fx का स्क्वायर -1, 3 × fx का स्क्वायर -1। ये वाला चीज़ कैसे जनरेट होगा उसको सोच लेते हैं। यहाँ से अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे 3 × fx स्क्वायर × y डैश -3 × y डैश +1 = 0। तो यहाँ से y डैश अगर निकालने की कोशिश करेंगे तो 3y डैश कॉमन आएगा, y² - 1 = -1, y डैश की वैल्यू आएगी -1/y² - 1 × 3। कुछ दिख रहा है तुम्हें, y डैश की वैल्यू एग्जैक्टली वही आ रही है जो यहाँ लिखा हुआ है। ओके, सो अब ये कैसे पता चलेगा, नहीं पता चल पाएगा डायरेक्टली। तो क्या करना होगा इस केस में, इस केस में हम क्या कर सकते हैं ना, एक फंक्शन अज्यूम कर सकते हैं, कुछ भी एक छोटा सा, उस फंक्शन को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं एंड आंसर अपना मैच कर सकते हैं। अब इसके ये हुआ कैसे वो सोच लेते हैं। y को हम लोग अब fx लिख देते हैं यहाँ पे, fx dx। सिंस fx dx का इंटीग्रेशन करना है तो इसको मैंने क्या बोला, दिस इज 1 × fx dx, 1 × fx dx इसलिए सोचा ताकि बाय पार्ट्स लगाऊंगा तो x × fx आ जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, देखो जिसका इंटीग्रेशन आसान होता है उसको फर्स्ट फंक्शन माना, जिसका डिफरेंशिएशन इसको सेकेंड फंक्शन माना। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, इसको फर्स्ट बोला इसको सेकेंड बोला है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन दैट इज f डैश x, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन x, इसका ओवरऑल इंटीग्रेशन dx, a से b, ये भी a से b। आंसर आ चुका है, तुम्हें दिख रहा होगा, ये लिखा हुआ है b × f(b) माइनस a × f(a) माइनस a to b f डैश x, f डैश x इज सेम एज -1, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा x डिवाइडेड बाय 3 × fx का स्क्वायर -1 dx। ये आंसर होना चाहिए। देख लो, x डिवाइड बाय 3 × fx का स्क्वायर -1, ये वाला माइनस के साथ वाला कट जाएगा, a to b ये है दोनों, देन प्लस के साथ b × f(b) माइनस a × f(a), ए ऑप्शन सही है एकदम। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन दावेदार होते हैं दोबारा आने के, है ना, ऐसे क्वेश्चन दोबारा आ सकते हैं जेईई में, इसीलिए प्रीवियस ईयर किया जाता है, क्योंकि सेम टाइप का क्वेश्चन कभी नजर आए तो हमें पता होना चाहिए कि यार इस टाइप का क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी किया हुआ है तो ये क्वेश्चन मेरे से हो जाएगा। अब नेक्स्ट, ये इंटीग्रेशन -1 to 1 g डैश x dx लिखा हुआ है, इसको ऐसे सोचो, सारे आंसर g ऑफ -1 ये सब में, ऑब्वियस सी बात है ये तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होकर gx बन जाएगा, उसमें लिमिट लग जाएगा -1 to 1 विच इज g ऑफ 1 माइनस g ऑफ -1। ओके,
अब जो हमारा फंक्शन था वो था, एक बार ऐसे पहले लिख देता हूँ, वाई क्यूब माइनस 3y प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। ये है जी एक्स का होल क्यूब माइनस 3 इंटू जी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू 1 डाला तो जी ऑफ 1 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू जी ऑफ 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आया। ओके, जी ऑफ माइनस 1 डाला तो जी ऑफ माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू जी ऑफ माइनस 1 प्लस एक्स के जगह माइनस 1 डाला, माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मुझे जी ऑफ 1 माइनस जी ऑफ माइनस 1 चाहिए। यहाँ से मैं जी ऑफ 1 डायरेक्टली नहीं निकाल पाऊंगा क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता तो बहुत ही आसानी से, क्यूबिक इक्वेशन में अगर हिट एंड ट्रायल करूंगा तो मैं भी शायद फंस सकता हूँ, लेकिन यहाँ से इन दोनों से मैं ये निकाल सकता हूँ बहुत ही आसानी से। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 माइनस 2 कर दो, सो यू विल गेट g1 क्यूब माइनस जी ऑफ माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू जी ऑफ 1 माइनस जी ऑफ माइनस 1 एंड 1 प्लस 1 2 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से जी ऑफ 1 माइनस जी ऑफ माइनस 1 ए माइनस बी जो कॉमन आ जाएगा, उधर चले जाएगा जी ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस जी ऑफ माइनस 1 का स्क्वायर प्लस जी ऑफ 1 इंटू जी ऑफ माइनस 1 इंटू माइनस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कुछ आ नहीं रहा है मेरे पास। ओके, सारे आंसर जी ऑफ माइनस 1 जी ऑफ 1 जी ऑफ 1 में गिवन है। तो एक चीज़ हम लोग ऐसे सोच लेते हैं, क्या ये सॉल्व हो पाएगा? जी ऑफ 0 इज 0, जी ऑफ 0 इज 0, तो ये तो ऑड फंक्शन दिख रहा है ना। जी ऑफ माइनस एक्स डाल दिया, सो माइनस 3 इंटू जी एक्स माइनस एक्स, तो एकदम इसका नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से ऑड फंक्शन मुझे नज़र आ रहा है ये कि माइनस 2 से 2 में ये ऑड फंक्शन का काम कर रहा है। सो यहाँ तो आंसर डायरेक्टली 0 आ जाना चाहिए क्योंकि जी ऑफ 1 नहीं सॉरी, ये 2 इंटू जी ऑफ 1 आंसर आ जाना चाहिए क्योंकि जी ऑफ माइनस 1 इज सेम एज माइनस ऑफ जी ऑफ 1, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 इंटू जी ऑफ 1 आंसर आना चाहिए, डी ऑप्शन आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का, बहुत ही प्यारा सा पैराग्राफ है, ये भी बहुत कुछ सिखा के जाए कहीं। ए बी सी बी 3 सेट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ए वाला बी वाला सी वाला, तीनों के तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, तीनों से कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना पड़ेगा। देन क्वेश्चन पूछा गया, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जेड बी एनी पॉइंट इन दिस, देन दिस क्या होगा, दिस देन दिस क्या होगा, ये सब ठीक है। कर लेंगे, सारे क्वेश्चन कर लेंगे, एक एक करके सोचो। एक चीज तुम्हें बस याद रखना है, जब भी ऐसे सेट बना के क्वेश्चन आ जाए तुम्हें क्या करना होता है ना, उसको प्लॉट कर दो। इमेजिनरी ऑफ जेड ग्रेटर देन 1, रियल एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी ऑफ जेड 1 यहाँ पे होगा, y इज इक्वल टू 1 लाइन, इसके ऊपर रहना है हमें, मतलब ये वाला रीजन में रहना है। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 भी चलेगा, मतलब ये भी है। देन ये देखो क्या लिखा हुआ है, जेड माइनस 2 प्लस आयोटा का मॉड इज इक्वल टू 3, ये तो एक सर्कल है। जेड माइनस इसका सेंटर है 2,1, एक्स की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 1, यहीं पे सेंटर है एग्जैक्टली, एंड रेडियस है 3। ये वाला चीज़ कितना है, √5 है, क्योंकि ये 2,1 है तो √2 स्क्वायर प्लस 1 √5, तो √5 से बड़ा है 3। सो सर्कल जो कट करेगा कुछ ऐसे कट करके जाएगा। ओके, ये सब चीज़ प्रॉपर एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। तो इसका मतलब जेड इस पे है, जेड यहाँ पे, अभी तक तो इंटरसेक्शन में ये वाला पॉइंट आया है बस।
देन नेक्स्ट है रियल ऑफ दिस इज √2। पहली बात ये क्या लिखा हुआ है, जब ऐसे लोकस निकालना हो तो जेड की वैल्यू x प्लस आयोटा वाई ले लो, तो 1 माइनस आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये कितना आएगा वो देख लेते हैं हम। 1 इंटू एक्स, एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस आयोटा एक्स माइनस आयोटा स्क्वायर विच इज -1, तो +1 इंटू वाई, दिस इज इक्वल टू ये कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसका रियल जो पार्ट है ना वो √3 के बराबर रहता है, तो रियल पार्ट इज x प्लस वाई इज √3। इसका मतलब ये भी एक लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू √3। अच्छा, ये वाला पॉइंट एग्जैक्टली है कितना वो मुझे मालूम है। देखो ये y एक्सिस है तो x की वैल्यू 0 डाल देंगे, तो इस सर्कल पे x की वैल्यू 0 डाल दो। इस सर्कल कितना है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर डेट इज 9। तो x की वैल्यू अगर मैं 0 डाल दूँ तो ये आ जाएगा 4 प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। सो y माइनस 1 का होल स्क्वायर विल बी 5। सो y माइनस 1 विल बी √5, से पॉजिटिव वाला लेंगे। सो y विल बी इक्वल टू 1 प्लस √5, है ना, 1 प्लस √5। सो ये आ जाएगा 0,1 प्लस √5। ये वाला पॉइंट होगा ये। नाइस। x प्लस वाई इज इक्वल टू √3। x की वैल्यू 0 पुट करो, मैं अभी सॉरी ये सारी पॉइंट है ना इंटरसेक्शन में। पहला वाला लोकस इज z ग्रेटर देन 1। z ग्रेटर देन 1 मतलब इधर सब पे z ग्रेटर देन 1 है। ओके, ये सारी पॉइंट अभी तक आ चुके हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू √3। x प्लस वाई इज इक्वल टू √3 में x की वैल्यू 0 डालेंगे तो y की वैल्यू आएगी √3। √3 1 से बड़ा है थोड़ा सा। y की वैल्यू 0 डालेंगे तो x की वैल्यू आएगी √3 इधर कहीं, ये कुछ लाइन आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू √3। इस लाइन पे जितने भी z होंगे वो सारे, तो ऑब्वियस सी बात है तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट सिर्फ और सिर्फ ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, दिस पॉइंट। तो इन्होंने बोला है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, वो तो 1 हो जाएगा, सिर्फ 1। ये बहुत ही आसान हो गया सबसे पहला क्वेश्चन। देन बोला हाउ मेनी पॉइंट्स लेट जेड बी एनी पॉइंट देन डिस्टेंस। जेड का डिस्टेंस -1 प्लस आयोटा से, जेड का डिस्टेंस 5 प्लस आयोटा से। ठीक है, हमारा जेड ये है, उसका डिस्टेंस -1, एक्स की वैल्यू -1 एंड y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू -1। ये एग्जैक्टली बाहर होगा या अंदर होगा वो चेक करना पड़ेगा। -1,1 इस सर्कल पे अगर रख दे, सो देखो y की वैल्यू 1 रख दे अगर इस सर्कल पे, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर आएगा 9। सो x माइनस 2 आएगा 3 और -3। सो x की वैल्यू -1 इसी पे आ जाएगी, है ना। हाँ, -1 इसी पे आ रही है। इसका मतलब यही वाला पॉइंट वो है, ये वाला पॉइंट है -1,1। इस पॉइंट से ये डिस्टेंस, देन 5,1। 5,1 कहाँ पे वो देख लेते हैं, इसी पे होगा, लेकिन 5 किधर होगा वो चेक करेंगे। तो 5,1 भी यहीं पे दिख रहा है मुझे। 5 - 2 3, 3 का होल स्क्वायर 9, 1,1 0। सो ये वाला पॉइंट है 5,1। सो ये बोला है ये दोनों डिस्टेंस का सम का रेंज कितना होगा। ठीक है, तो ये तो एक बेसिक सा क्वेश्चन बन गया बहुत ही, कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एक्स स्क्वायर, ये एक्स है, लेट से ये y है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल बी डायमीटर स्क्वायर। डायमीटर कितना है इस सर्कल का, डायमीटर है 6, है ना, तो 36। ये तो डायरेक्टली 36 आ जाएगा। सो 36 किस बीच में, इस बीच में नहीं है, इस बीच में नहीं है, ये सी आंसर होगा। ये डायरेक्टली राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया इन्होंने,
बस ये चीज़ समझना था, आंसर आ जाता। अब बोला लेट जेड बी एनी पॉइंट क्या, वो बार बार वही फंसाना चाह रहे हैं, वो पॉइंट तो मुझे ऑलरेडी मालूम है। लेट डब्ल्यू बी एनी पॉइंट सेटिस्फाइंग मॉड ऑफ डब्ल्यू माइनस 2 + 1 इज लेस देन 3। मतलब डब्ल्यू जो है ना, डब्ल्यू इसका भी सेंटर है 2,1, इसका भी सेंटर है 2,1, रेडियस 3, इसके अंदर वाला पॉइंट, मतलब ये जो सर्कल हमने पहले बनाया ना ऑलरेडी, उसके अंदर वाला पॉइंट कहीं भी डब्ल्यू है। देन पूछा है मॉड जेड माइनस मॉड डब्ल्यू + 3 लाइज इन बिटवीन। मॉड जेड माइनस मॉड डब्ल्यू + 3। अब तुम सोचो एग्जैक्टली ये वाला जेड है, ये वाला जेड है और हमारे पास एक डब्ल्यू है, ठीक है। तो मॉड जेड तो हमें मालूम है, मॉड जेड ये वाला पॉइंट, ये डिस्टेंस है, मॉड जेड इज दिस। अब इसमें से ना मुझे इसको मिनिमाइज करना है, मॉड जेड माइनस मॉड डब्ल्यू को, क्योंकि 3 तो कांस्टेंट है। तो तुम सोचो जितना ज़्यादा मॉड डब्ल्यू हो सकता है उतना अच्छा। अब इस जो ओरिजिन है यहाँ पे, यहाँ सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस पे क्या हो सकता है, तुम बोलोगे √5 + रेडियस, √5 + रेडियस 3, ठीक है, ये हो सकता है। मॉड जेड कितना आएगा उसके लिए अब हमें जेड कैलकुलेट करना पड़ेगा यार, मेहनत करवा दिया ना, ठीक है। सो x + y इज इक्वल टू √3 एंड x - 2 का होल स्क्वायर + y - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 को सॉल्व करेंगे। सो यहाँ से z आ जाएगा, यहाँ से z आ जाएगा, x की वैल्यू रख देंगे, y की वैल्यू रख देंगे। यार मैं बिना मेहनत किए सोच रहा हूँ। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा y इज इक्वल टू √3 - x, इसको इधर पुट कर दिया। सो x - 2 का होल स्क्वायर प्लस √3 - x - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब इसको सॉल्व करेंगे, बाप रे x की वैल्यू आएगी। क्या हम कोई और मेथड नहीं लगा सकते हैं? मुझे इसका स्लोप मालूम है, दिस इज tan 30 हमें -1 135 डिग्री है ये, तो ये ज़रूर 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये √3 है। हाँ जेड निकालना ही पड़ेगा, कोई बात नहीं। तो मैं एक मेथड बता देता हूँ, तुम लोग कर लोगे तो हो जाएगा। यहाँ से तुम्हें क्या करना होगा, x कैलकुलेट कर, a² + b² - 4x प्लस √3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस x² - 2 इंटू √3 - 1 इंटू x इज इक्वल टू 9। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, सो y की वैल्यू आ जाएगी फटाक से। इसका मतलब z का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, समझ रहे हो? z का अगर कोऑर्डिनेट आ गया तो हो गया। अच्छा, मॉड जेड माइनस मॉड डब्ल्यू को 0 कर सकता हूँ मैं, लेट से डब्ल्यू यही वाला पॉइंट आ गया, जस्ट मॉड जेड जो ये मैक्सिमम 3 हो जाएगा एंड मिनिमम मॉड जेड माइनस मॉड डब्ल्यू को एग्जैक्टली इसी लाइन पे रख दूँ तो ये मैक्सिमाइज हो जाएगा, डेट इज ये वाला विच इज़ √5 से कुछ कम ही आएगा। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से एक बार चेक करूँ मैं, तो यहाँ पे आंसर 3 गिवन था कि बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, क्योंकि आंसर जो आएगा हमारा वो 3 से छोटा आएगा लेकिन -3 से बड़ा आएगा। तो -3 से बड़ा एंड 3 से छोटा उसमें भी है, इसमें भी है एंड इसमें भी है, ठीक है। तो या तो बी आंसर, या तो सी आंसर, या तो डी आंसर होगा। मेथड विल बी दिस, या तो ये वाला मेथड से कर लिया या तो डायरेक्टली वैसे सोच लिया, ठीक है।
चलो, तो यहाँ पे हमने 2008 का पेपर 1 कंप्लीट कर लिया। अभी पेपर 2 करेंगे। पेपर 2 में एक से एक अच्छे क्वेश्चन आए हुए थे। पेपर 1 थोड़ा इजी था कंपैरेटिवली, पेपर 2 बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। सो पढ़ते रहो, मचाते रहो। ऑल द बेस्ट।